ऑयल लाइसेंस की तनसीख हो गई है और सीज फायर ख़त्म हो गया है और एमओयू भी कैंसिल हो गया है। आर वी बैक टू स्क्वायर वन नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मेरी राय जानने के लिए। देखिए, ये जो सीज फायर था, जो एमओयू था, हमारे खदशात तो शुरू दिन से ही थे कि इसकी फ्रेजाइल बहुत ज़्यादा है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि वॉशिंगटन की नीयत पे भी आप कभी भी अ, हमेशा शक ही करते हैं कि कोई ना कोई इसमें ऐसी बात ज़रूर होगी। और वो इसकी बेसिक वजह यही है कि सहूनी सोच और सहूनी गलबा जब तक पॉलिसी मेकिंग में रहेगा तो ये खदशात बाकी रहेंगे। अब नायर हुमस को आपने एक लाइफलाइन दी जब तक, जहां तक ईरान का ताल्लुक है। अब आप उस लाइफलाइन को जब डिस्टर्ब करेंगे तो लामोहला ईरान रिएक्ट करेगा। ईरान को अखलाकी तौर पे बहुत बड़ा गलबा हासिल था। उसने ऐसी सतह से आके मुज़ाकरात की हामी भरी जहाँ की अमरीका को तवक्को नहीं थी। और अमरीका, मैं ये कहता हूँ कि एक मुनज़्ज़म अंदाज में पसपाई इख्तियार कर रहा था। इसलिए हालात जाएंगे तो ऐसी तरह के ये छुटकलियां और फुलझड़ियां निकलती रहेंगी, लेकिन जंग मजीद लंबी या तवील नहीं होगी। ये मेरा अपना तजिया है। जरूर इसमें कोई ना कोई राह निकलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपके ख्याल में क्या आईआरजीसी और इसराइल की सेम पॉलिसी है? क्योंकि जो टैंकर्स जिनको टारगेट किया है ईरान ने, उसमें से एक टैंकर कतर का भी था और कतर ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है इस सारे पीस प्रोसेस में। आपके ख्याल में क्या ईरान को थोड़ी रिस्ट्रेंट नहीं शो करनी चाहिए थी? यहाँ पे किसकी गलती है? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। मेरा भी ये तजिया यही है कि जब आप शिद्दत पसंदी की तरफ जाएंगे और अगर आप मंतकी लिहाज से चीजों को नहीं देखेंगे तो आप कब तक सरवाइव करेंगे। मेरा मानना यह है कि ईरान के अवाम का बहुत नुकसान हुआ। ईरान की जो अवाम है उसे बहुत कुर्बानियां पहले भी दी और अब भी दे रही है। और ये उनकी बड़ी कुर्बानी है कि वो अभी आईआरजीसी के साथ चल रहे हैं और उस तरह सड़कों पे नहीं आए। वरना मंतकी लिहाज से देखें तो कोई तुक नहीं बनती कि आप उसी तरह एग्रेसिव रहें। आप अपना फर्म स्टांस जरूर रखें कि आपने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे के यहां तक पहुंचे, लेकिन अगर आप इसी तरह इलॉजिकल तरीके से टिट फॉर टैट करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान तो आपके अवाम को होगा। ठीक है। इसराइल और आईआरजीसी को मैं बड़े एहतियात के साथ मवाजना करते हुए ये कहूंगा कि जिस तरह इसराइल में सहूनी सोच का गलबा है, इसी तरह आईआरजीसी शायद ये समझ रही है कि वो जंग जीत गएंगे, जीतते रहेंगे। ऐसा हम्म। नहीं होगा। बहुत बड़ी कुर्बानी, बहुत बड़ी कीमत है जिसका उनको अंदाजा नहीं। जो खलीज में या मशरक वस्ता के हालात आप देख लें, हमें हम्म। जो फलस्तीन में भी जो देखना पड़ रहा है, गजा में भी देखना पड़ रहा है, तो इसमें एक लॉजिकल लिहाज से एक बैलेंस तरीके से अपने समत को मुतय्यन करना चाहिए, ना कि हठधर्मी के साथ। तो आप किसी, मैं इतफाक करता हूँ, इस हठधर्मी का अल्टीमेटली नुकसान या लूजर ईरान ही को। अच्छा, ईरानी लॉ मेकर ने एक बड़ा सख्त बयान दिया है कि हमारी तरफ से ज़ोरदार थप्पड़ के लिए तैयार रहिएगा। अमेरिका ने रिसेंट कल की स्ट्राइक्स में सिविलियन एरियाज़ को भी टारगेट किया है और जो रोड्स और ब्रिजेस मशहद की तरफ जाते हैं उनको भी तबाह किया है। ये वो सिटी है जहाँ पर आज शाम अली खमीनाई साहब को जो है सुपुर्द खाक भी किया जाना है। आपके ख्याल में हम किस किस्म की एस्केलेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईरान से? इसके जवाब में देखिए, एक बात तो ये है कि बदकिस्मती से ट्रम्प साहब को अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, तो उनकी जुबान से ये निकल ही गया जो उनकी ये सोच सामने आई उनकी लीडरशिप की और उनकी जो कैबिनेट है, कि इतना पॉजिटिव रिस्पांस लोगों का आया। खामनाई की शहादत और उनके जनाजे और उनकी जो रुखसरी के मनाजिर थे, वो एक नेचुरल था। देखें, उनकी पूरा खानदान शहीद हो गया और रमजान शरीफ का महीना था और एक मजलूम ही तो थे ना। बिल्कुल। लेकिन ये एक नेचुरल रिएक्शन था जिसपे जो सहूनी सोच है और जो अमरीकी सोच है, उन दोनों ने इसको नेगेटिव ले लिया और उन्होंने कहा जी कि इसको पुल डाउन किया जाए, और उन्होंने ये हमले किए। डेफिनेटली मैं मानता हूं कि आरजेसी ने भी कुछ शिद्दत पसंदी का मुजाहरा किया। मैं जो देख रहा हूं कि वो इससे खौफ में आ गए कि जो शुरू की अगर आप बातें देखें कि रजीम चेंज होगी, न्यूक्लियर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इक्तसादी तौर पर नस्लें तबाह हो जाएंगी, वो कुछ नहीं हुआ। ईरान के अवाम और ईरान की लीडरशिप को यहाँ पे ये दाद देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे अटैक्स होते रहेंगे। ईरान के पास वो अब स्ट्रेंथ नहीं है
कि जिससे वो इतने मुनज़्ज़म अंदाज से और भरपूर अंदाज से मुकाबला कर सके या जवाब दे सके। डेफिनेटली उनके पास एसेट्स अभी भी हैं, उनके पास मिसाइल्स हैं, उनके पास ड्रोन्स हैं, उन्होंने इनको बीफ अप भी ज़रूर किया होगा। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि एक बहुत भरपूर तरीके से वो जवाब देंगे, ये शायद मुमकिन नहीं। अच्छा, आपने भी जनाजे की बात की कि ट्रंप साहब बड़े शॉक्ड थे लोगों के इतने ज़ारो कतार रोने से, लेकिन जहाँ पे रंजो गम का इजहार था, अवाम में इंतकाम का भी इजहार था और उन्होंने ट्रंप के कत्ल के भी नारे लगाए। आपके ख्याल में अवाम का ये रुझान देखकर वहाँ के जो हार्डकोर एलिमेंट्स हैं उन्होंने तो नहीं शह पकड़ ली, उसी वजह से ये रिस्पॉन्स आया है? मेरे ख्याल में उससे पहले ही उन्होंने ये शय पकड़ी हुई थी। अच्छा। उनका ख्याल ये है कि जिस शिद्दत से उन्होंने इसको फेस किया शुरू के दिनों में और जिस शिद्दत से उन्होंने अमेरिकन टारगेट्स को निशाना बनाया, जिसकी दाद देनी चाहिए एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, एज अ मिलिट्री प्लानर, मैं ये जरूर दाद दूंगा कि उनकी टारगेटिंग फिलॉसफी बहुत अच्छी थी। उन्होंने बिल्कुल फोकस होकर टारगेट किए और उन्हीं जगहों पे टारगेट किया जहां पे अमेरिका या अमेरिका के एलाइज को हिट किया। उन्होंने आम दुबई के आम जगहों पे नहीं किया और उसमें एक इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा इनको पॉजिटिव एज हासिल था। तो जो अवाम है वो तो आप देखें ना कि जब से इनकलाब आया तब से उनके जहन में और एक ही बात आती थी कि ये जो कुछ हमारे मुल्क के साथ हो रहा है ये अमेरिका की वजह से हो रहा है। और वही बच्चे बड़े होते होते अब वो जब तालीमी इदारों में गए, जब उन्होंने मजहब की तालीम ली, दुनियावी तालीम ली, तो उनको यही बताया गया कि सहूनी सोच और अमेरिका ये दो आपके मुखालिफ है और आपको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन एक बैलेंस ईरानी जो है वो ये जरूर सोचता है कि अगर मैं इसी तरह इस शिद्दत पसंदी के रास्ते पे रहा तो फिर हमारे मुल्क में जो भी होगा उसका नुकसान भी उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में आईआरजीसी को इससे कोई शय नहीं मिली। उनका माइंडसेट पहले से स्ट्रांग है और वो हमेशा इसी कोशिश में रहे कि किसी तरह ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे अमेरिका को जिच करने की कोशिश की जाए। लेकिन वही बात जो मैं और आप पहले कर रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा टॉल ऑर्डर है जिसपे उनको जाना पड़ेगा। इसलिए अभी भी मेरे ख्याल में आईआरजीसी को थोड़ा सा एक बैलेंस अप्रोच पे आना चाहिए। उनको जरूर मुज़ाकरात करने चाहिए और जरूर लीवरेज लेनी चाहिए। बिकॉज अगर जैसे आपने अभी फरमाया कि वो लाइसेंस भी जो उनको मिला था तेल के एक्सपोर्ट का, तो वर्चुअली तो फिर वो सैंक्शंस का दौर शुरू हो जाएगा, वो जीरो हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान ने बड़ा ब्रिक बाय ब्रिक ये एमओयू जो है उसको बनवाया था साथ, और अब ये इट ऑल सीम्स लाइक दैट इट इज़ फॉलिंग अपार्ट। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में? देखिए, एक बात याद रखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की लीडरशिप को भले आप जिस तरह का भी इख्तलाफ रखें, आप उनको क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि वो एक ऐसी ब्रिंकमैनशिप में लेके आए और ऐसा सोल्यूशन लेके आए जो कि दुनिया के लिए एक अजूबा था, एक काबिल तारीफ बात थी। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि खुदा न खास्ता ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ ये कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। लेकिन ये भी आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने बीच में सीज फायर करवाया, जंग बंदी करवाई। और उस जंग बंदी का नुकसान अगर खुदा न खास्ता जंग चलती रहे तो नुकसान तो अरब मुल्कों का ही हो रहा है, मुसलमानों का ही हो रहा है। अमेरिका का क्या नुकसान हो रहा है? और इसराइल तक जो मिसाइल पहुंचते हैं वो भी एक टाइम लगता है, एक फासला तय करते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की एफर्ट्स बिल्कुल पॉजिटिव थी और अभी भी पॉजिटिव रहनी चाहिए, दिल नहीं हारना चाहिए। पाकिस्तान की लीडरशिप को अपने उनकी अभी लीवरेज है माशाल्लाह, उनका एक मुकाम है, they are acceptable to both the sides even now, even in this situation. So I think we should not lose our heart. We ठीक। must engage them again and again.